हेलो 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 नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और उसके एप्लीकेशन। दो चार्जों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हम कैसे निकालेंगे, और किसी चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं पिछले लेक्चर का आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच अ न्यू फंडामेंटल फोर्स जनरेटेड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चार्ज कभी भी कहीं पे चार्ज होगा तो वहां मास के साथ ही आता है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें आज पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज समझते हैं क्या होता है? अगर हमारे पास मान लो दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस उन चार्ज के साइज के कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा है तो हम उन्हें पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कूलॉम्स लॉ वैलिड ही है पॉइंट चार्ज के लिए, और किसी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूं, इफ टू चार्जेस, इफ सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू in comparison to their distance between them, in comparison to distance between them, then charges are considered as a point charge. point charge, ठीक है। अगर दोनों चार्ज का जो साइज है और उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज काफी कम है या फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनके साइज के कंपैरिजन में, तो उसे हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। अगर सिंगल चार्ज हो तो एक दूसरी तरीके से भी हम समझ लेते हैं। अगर कोई सिंगल चार्ज है तो स्फेरिकल बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी विद स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई स्फेरिकल बॉडी हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा स्फेरिकल ही होना चाहिए, तब इस बॉडी को भी अगर हम एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। जनरली दो टर्म क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, एक हम बात करते हैं पार्टिकल की और एक बॉडी। चार्ज पार्टिकल बोला जाए या फिर चार्ज बॉडी बोला जाए, तो जब चार्ज पार्टिकल बोला जाता है तो पार्टिकल का कोई अपना साइज नहीं होता है, तो हम उसे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अगर चार्ज बॉडी बोली जाती है तो इसका एक फाइनाइट साइज होता है, अपना बॉडी बोला जाता है, तो उससे एक सेंस निकलता है, फाइनाइट साइज होता है बॉडी का। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन वगैरह दी जाएंगी आपको क्वेश्चन में। तो अगर पार्टिकल बोला जाए तो वहां पे हम बिना कुछ सोचे समझे कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। बॉडी बोला जाए तो उनके बीच का गैप वगैरह देखना पड़ेगा, या फिर स्फेरिकल बॉडी है तो हम स्फेरिकल बॉडी और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उनके बीच कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, ऐसे कोई इरेगुलर शेप की है, एक ए है पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा है बी, इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो,
तो हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन में दे के आपसे 4 ऑप्शन दे दे कि तो उसमें जो होगा फोर्स की वैल्यू दे दी जाए तो वी कैन नॉट डिफाइन इनके बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन कर सके या फाइंड आउट कर सके। तो आप इसको ध्यान रखिए, पार्टिकल और बॉडी। पार्टिकल दिया है तो हम बिना कुछ सोचे समझे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बॉडी दी गई है तो वो स्फेरिकल होनी चाहिए, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी स्फेरिकल होना चाहिए, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है बहुत लार्ज होनी चाहिए उनके साइज के कंपैरिजन में। पार्टिकल है तो उसका कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, अब हम एक लाइन और मैं लिख रहा हूँ इसको। कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया है, दो कूलॉम्स ने दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बताई थी। हमने क्या कहा था, जब चार्ज, कैसे हमें पता चलेगा किसी पार्टिकल पर किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, अगर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स शो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी पर या उस पार्टिकल पर चार्ज है। अब वो चार्ज कितना, सॉरी, फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए फार्मूला दिया कूलॉम्स ने, और इसीलिए इनके नाम पर ही चार्ज की यूनिट या SI यूनिट हम कूलाम पढ़ते हैं। तो पहले कुछ कंडीशन बता दूं मैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। पहले कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं हम, कहाँ कहाँ कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, फिर अभी कूलॉम्स लॉ मैं बता दूंगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर कूलाम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलॉम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स follows the follows the न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था कि अगर, का मतलब ये है कि अगर दो चार्ज मेरा हमारे पास हैं Q1 Q2, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, अगर Q1 Q2 पर मान लो एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ में बोलते थे। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, और जो भी होगा, जो भी सारी बातें इसमें कूलॉम्स लॉ में की गई हैं, किसके लिए वैलिड है इस बात को ध्यान रखिएगा। या तो चार्ज पार्टिकल बोला जाए या फिर पॉइंट चार्ज बोला जाए। अगर चार्ज बॉडी बोली जा रही है क्वेश्चन में तो उसका शेप, हमें साइज और शेप देखना पड़ेगा, स्फेरिकल होना चाहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं कूलॉम्स लॉ पे। कूलॉम्स ने क्या बताया हमें कि दो चार्ज मान लो रखे हैं Q1 Q2, और इनके बीच सेपरेशन है R। तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू बताई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम ऐसे बोल दें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R² के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जिसे K बोलते हैं, K Q1 Q2 बाई R²। याद करिए क्लास 11 में आपने फोर्स बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह, G m1 m2 बाई R²। वहां पे न्यूटन ने बताया था दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स का, यहाँ पे कूलॉम ने बताया है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का। यहाँ पे क्या कांस्टेंट G आया था, यहाँ पे कांस्टेंट जो है K। ये क्या है, कांस्टेंट है,
और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ बुक्स में या फिर कुछ जगह पे आपको हो सकता है के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा हो, तो इसको भी याद रखना है। हम शॉर्ट में के याद कर लेते हैं, एक्चुअल में वैल्यू कांस्टेंट जो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू याद रखनी है आपको, न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक छोटी सी वीडियो में उस पर बनाऊंगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू याद रखनी है हमें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट याद रख सकते हैं, जो इसकी यूनिट है उसको रिवर्स कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रिक कैसा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आ गया। यही है कूलम्ब्स लॉ आपका। कूलम्ब्स लॉ में बस इतना ही। कूलम्ब ने क्या बताया कि जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इनवर्स स्क्वायर्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कहाँ वैलिड होगा? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स जरूर बनाते रहें इसके। डायरेक्शन देख लेते हैं फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो किधर होगा? तो जो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पर, इधर लगता है Fe, और सेम फोर्स इधर लगेगा Q2। इसको मैं बोल दे रहा हूँ F21 लिख देते हैं, F21 यानी कि फोर्स ऑन टू चार्ज 2 बाई चार्ज 1। और इधर जो लगेगा F12, जो पहले नंबर लिखा है उस पर फोर्स लगा है, और जो बाद में नंबर लिखेंगे उस चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 बाई चार्ज 2। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं F12, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए हम इनको पर एक आगे माइनस लगा देते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज along the direction of this force is along the joining line, along the joining line of two charges। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? दोनों लाइन, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। ऐसा नहीं इधर उधर नहीं लगेगा, दोनों चार्ज को लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। तो हमने डायरेक्शन पढ़ लिया। कहाँ पे हम लगा सकते हैं कूलम्ब्स लॉ? तो पॉइंट चार्ज के बीच में लगा सकते हैं। अब बात आती है, हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। फार्मूला आपको याद रखना है, और जो वैल्यूज बताई हैं एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू, उनको याद रखना है। और एक बात बता देते हैं, दिस फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम।
मीडियम, और मैं लिख देता हूँ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। जिन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स हम निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या मीडियम रखा है इस पर डिपेंड करता है। याद कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। हमारे अर्थ और सन के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके बीच में कोई भी मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे दो चार्जों के बीच में अगर मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, और वो फोर्स मैक्सिमम होता है फ्री स्पेस में। ठीक है, तो अब हमें देखना है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हमने देख लिया दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और आर दोनों के बीच में सेपरेशन होती है। याद रखिए फोर्स हमें सब पता है फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फार्मूले में हम रखते हैं फोर्स चार्जेस की वैल्यू तो विदाउट साइन रखते हैं इन लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको वैल्यू दी गई है वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वहां पे विद साइन रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ। एक चार्ज है यहाँ पे पॉइंट ए पर Q1 रखा हुआ है जिसकी पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R1, और दूसरा चार्ज है Q2 जो पॉइंट बी पर रखा है Q2, इसकी पोजीशन वेक्टर है R2। ये वेक्टर इनके बीच की डिस्टेंस है Q1 Q2। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, पहले तो फार्मूला लिख देते हैं के Q1 Q2 बाई क्या लिखें, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अभी डिस्टेंस हमने कुछ माना नहीं तो ए बी स्क्वायर लिख दे रहे हैं हम, के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए बी स्क्वायर। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, और डायरेक्शन बताने का तरीका आपने क्लास 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा है कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होता है जिसमें से, तो अगर हम किसी वेक्टर के आगे यूनिट वेक्टर लगा दें तो वो डायरेक्शन के साथ वो डायरेक्शन बताता है। तो पहले मैं लिख रहा हूं F21, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई 1, तो किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, ज्वाइनिंग लाइन इधर है तो ये इधर लगेगा F21। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, तो हम लिखते हैं ए बी का यूनिट वेक्टर, कैप लगा देते हैं ए बी कैप। ए बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, याद करिए, जैसे मान लो कोई वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर वेक्टर ए है दिया है, तो उसका यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से अब हमें यूनिट वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी अपॉन वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा वेक्टर एडिशन आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर भूल गए हो तो पढ़ लें। मैं अभी जल्द ही क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें वेक्टर को पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए आप अपने पुराने नोट्स देख सकते हैं, अगर भूल गए हैं तो सिंपल सा वेक्टर एडिशन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो ध्यान से देखें। वेक्टर R1, वेक्टर एडिशन में क्या था, वेक्टर R1 और वेक्टर ए बी को अगर हम जोड़ें तो इनका सम क्या आएगा, वेक्टर R2। ठीक है, अब इस पर बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वेक्टर का चैप्टर नहीं चल रहा है, बस बता दे रहा हूँ अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से प्रेजेंट हैं, मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो सम होगा ए वाले के टेल को और बी वाले के हेड को हम मिला देंगे और उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही तो लिखा गया है, वेक्टर R2 क्या है, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा
R2 - R1, R2 - R1, ठीक है। यहीं पे मैं यूनिट वेक्टर भी निकाल देता हूँ। यूनिट वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, सॉरी, ए बी अपॉन क्या होता है, मॉड ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी वेक्टर कितना है, R2 - R1 अपॉन, इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर R2 - R1। एक मिनट, यहाँ पर तो दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। तो अब हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। F21 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई, अच्छा ए बी स्क्वायर ये मॉड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसकी वेक्टर की बात नहीं, ये इसकी मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर R2 - वेक्टर R1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं सीधा, R2 - R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 - R1। दोनों मॉड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, F21 हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन, इसका क्यूब हो जाएगा, वेक्टर R2 - वेक्टर R1 क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा, R2 - R1। तो ये है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ध्यान रखिएगा, जब वेक्टर फॉर्म में अगर हम वैल्यू दी गई है तो इन Q1 और Q2 को विथ साइन रखना है, इन वेक्टर फॉर्म पुट द वैल्यू ऑफ चार्जेस विद साइन, ठीक है। अब ये तो हो गया चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स F21। इसी तरीके से F12 भी निकाल सकते हैं हम, F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, बस एक माइनस आ जाएगा। आप जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया है, वहां पे वेक्टर बी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो R2 प्लस बी ए हो जाएगा R1 के इक्वल, R2 प्लस वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर R1। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सेम। अब इतना काम आप खुद करिएगा, Q1 Q2 बाई आर R1 - R2 हो जाएगा यहाँ पे, R1 - R2 और वेक्टर R1 वेक्टर R2, बस माइनस लगा दिया है, तो R1 आगे आ जाएगा R2। ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आगे हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर थोड़ा सा लिमिटेशन आप कूलॉम्स लॉ में बता देता हूँ यहीं पे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कभी कभी लिखने को आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, कूलॉम्स लॉ। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, पहला क्या होता है, वैलिड ओनली फॉर, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अगर इफ चार्जेस आर इन मोशन
we cannot apply Coulomb's law। ठीक है, अगर दोनों चार्ज मोशन के स्टेट में है तो हम वहां पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक चार्ज मोशन में है और दूसरा चार्ज रेस्ट में है तो कूलॉम्स लॉ यूज कर सकते हैं। इफ वन चार्ज in motion and other is at rest and other is at rest, then is valid। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ वहां पे वैलिड होगा। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर दोनों चार्ज रेस्ट में है तब तो हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भी चार्ज दोनों चार्ज मोशन के स्टेट में है तो वहां पे कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। और एक चार्ज रेस्ट में है तो और दूसरा चार्ज मोशन में है तो भी वहां पे लगा सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, तो जब आगे आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर, तो हम देखेंगे जब चार्ज मोशन के स्टेट में होता है तो एक नई फील्ड जनरेट होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होकर वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए वहां पे हम अलग फार्मूला पढ़ेंगे। लेकिन जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है और दूसरा मोशन में है तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि लगा सकते हैं इसको। तो एक चार्ज मान लो Q1 है, इसके पास वेलोसिटी है V1 और दूसरा चार्ज है रेस्ट पे। तो जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, ये क्यू वी बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, वी है इसकी वेलोसिटी और क्यू है चार्ज, जिस चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर इसके पास वेलोसिटी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो क्या इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, जो भी फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इस कंडीशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों फोर्स। जब अगर दोनों चार्ज मोशन के स्टेट में है, उनके पास वेलोसिटी है, तो वहां पे हम कूलॉम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। दोनों रेस्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कोई उनमें से एक रेस्ट में है और एक मोशन में है तो भी कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गई लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं थोड़ा सा। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अगर मान लो कोई सिस्टम है जिसमें दो से अधिक चार्ज प्रेजेंट है, दो से अधिक चार्ज प्रेजेंट है, जैसे मान लो एक Q1 है, यहाँ पे एक Q2 है और एक Q3, तीन चार्ज है हमने ले लिया। तो जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इनके ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग लगेगा कितना, हम मैं बोल रहा हूँ F13 ऑन 1/3। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इसको बोल दे रहा हूँ F21 ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो मैं बोल रहा हूँ F32। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर दो चार्जों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, तीसरे चार्ज के होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरे चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है फोर्स पर। लेकिन अगर इस पर हम नेट चार्ज के, जैसे मान लो Q3 Q2 थे तो इनके बीच में लग रहा था F32, Q1 आ गया तो भी F32 की मैग्नीट्यूड में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अभी भी F32 मान लो अगर 10 न्यूटन था तो इसके आने से 10 न्यूटन लगेगा, लेकिन क्या होगा, ये भी अप्लाई करने लगेगा तो नेट चार्ज तो चेंज हो जाएगा उस पर, लेकिन चार्ज बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट चेंजेस ड्यू टू एनी अदर चार्जेस। ठीक है, इसी को मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं। समझ में आ गया?
चलो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ if there are multiple charges, if there are multiple charges are present, multiple charges are present, then force between any two charge, any two charges does not affected, does not affected by the presence of, by the presence of other charges, other charges। ठीक है। तो अगर कोई दो फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो तीसरे चार्ज के या फिर कोई कितने भी चार्ज उसके आसपास हो, वो अफेक्टेड नहीं होता है उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज चेंज हो जाता है। बट द नेट चार्ज, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द चार्ज, ऑन द चार्ज इज चेंज्ड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया, Q2 Q3 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था F32, तो Q1 के आ जाने से F32 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये 10 न्यूटन लग रहा था तो अभी भी 10 न्यूटन का ही लगेगा। बस चेंज किस पे पड़ेगा, जो Q3 पर नेट फोर्स लग रहा था, क्योंकि Q1 के आने से Q ये भी इस पर लगाएगा, Q1 भी F31 लगाएगा, तो अब इन दोनों का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। अगली बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही हमें बताई गई है कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। इसको मिटा दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं। नेट फोर्स निकालने के लिए अगली बात कैसे बताएगी, टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज एक वेक्टर सम, एक वेक्टर सम ऑफ all the forces, of all the forces acting on it, acting on it। ध्यान रखिएगा हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे Q1 Q2 Q3, ये सब फोर्स लगाएंगे। ये हो गया F1 F2 F3। तो अगर नेट फोर्स की बात करें तो कैसे करेंगे हम, वेक्टर सम ले लेंगे तीनों का, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। ठीक है, तो कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज। अगर किसी चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सम रखेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जिस फोर्स पर नेट चार्ज कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, हम उसी चार्ज पर निकालेंगे। अब Q1, Q भी Q1 पर लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसी फोर्स के इक्वल, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, F1 ही होगा। लेकिन हमें अगर Q1 पर कैलकुलेट कर रहा है तो हम Q पर कह रहा है, तो Q1 के कारण Q1 Q पर निकालेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फार्मूले से। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस पर हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, कोई चार्ज आप सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी यूज करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं,
लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा। चलिए, एक चार्ज हमने ले लिया Q1, एक चार्ज यहाँ पे ले लिया Q2 और एक तीसरा चार्ज ले लिया Q3। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है R1 और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है R2। अब हमें क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज, ऑन एवरी। ठीक है, तो हमें तीनों चार्ज पे नेट फोर्स लिखना है। तो इस पर मैं बोल दे रहा हूँ, दो फोर्स लगेंगे। एक तो Q2 लगाएगा, Q2 वाले फोर्स को लिख दे रहा हूँ F2, F21। और जो Q3 लगाएगा इस पर, वो भी इसी डायरेक्शन में अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन होगा। तो सॉरी, ये हो जाएगा F12, 1 पर लग रहा है बाई 2, और ये F13, 1 पे बाई 3। तो फोर्स ऑन Q1 में लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा F12, दोनों सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे, F12 प्लस F13। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू भी लिख देते हैं। कितना होगा F12, 1 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R1 स्क्वायर, प्लस 1 और 3 के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2। ये डिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया Q1 पर लगने वाला। Q2 पर लिख देते हैं, Q2 कितना हो जाएगा, देखो Q1 लगाएगा, दोनों तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर नेगेटिव नहीं दिया गया तो हम उनको पॉजिटिव मानकर चलेंगे। Q1 Q2 पर लगाएगा इस डायरेक्शन में, इससे मैं लिख देना F21 ऑन 2 बाई 1, और Q3 Q1 पर Q2 पर लगाएगा इस डायरेक्शन में F3 F23, यानी कि बाई 2 ऑन 3, बाई 2, सॉरी, ऑन 2 बाई 3। क्योंकि सेम चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा, और इनके बीच में रिपल्सन इधर जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर हम एक साइन कन्वेंशन मान लेते हैं, इधर को पॉजिटिव मान लिया और इधर को नेगेटिव मान लिया, तो इधर वाले चार्ज को पॉजिटिव में लिख देंगे F21 प्लस, सॉरी, इधर वाले को नेगेटिव में लिख देंगे माइनस F23। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है, और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स। प्लस प्लस हो तो भी रिपल्सन लगेगा दोनों के बीच में, दोनों माइनस माइनस हो तो भी रिपल्सन लगेगा, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा F21, कितना होगा F21, 2 और 1 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R1 स्क्वायर, और 2 3 के बीच की डिस्टेंस है R2, तो K और Q2 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो सॉरी, माइनस है यहाँ पे, माइनस की गलती मत करिएगा। चार्ज फोर्स ऑन Q3 देख लेते हैं, इस पे भी सेम Q1 की तरह, Q1 इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में F31, और Q2 भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा रिपल्शन का फोर्स F32, F32। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, F31 प्लस F32, वैल्यू भी लिख देते हैं कि किसके किसके बीच में है, Q1 और Q3 के, तो Q1 लेंगे और Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, प्लस F32, 3 और 2 के बीच में K Q2 Q3
Q2 Q3 अपान डिस्टेंस कितनी है R2 स्क्वायर। ये तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स हमने निकाल दिया, Q1 पर, Q2 पर, Q3 पर। ठीक है, तो यहाँ पे नेट चार्ज चेंज हो जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, लेकिन इन्हीं दो चार्जों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कभी चेंज नहीं होता है। चाहे इनके आसपास कोई मीडियम, बाहर कोई मीडियम रखा हो या बाहर कितने भी चार्ज रखे हों, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अफेक्टेड नहीं होगा जब तक इनके बीच में कोई मीडियम न रखा जाए। इसकी बात हम आगे करेंगे परमिटिविटी में। जब इनके बीच में हम मीडियम रख देते हैं तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स चेंज हो जाता है, क्योंकि जो K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, जब तक यहाँ पे फ्री स्पेस है तब तक ये वैल्यू लेकर हम फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे मीडियम रख देंगे तो उसकी परमिटिविटी कुछ अलग हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। उसको कैसे निकालेंगे ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया, आप इसको नोट कर लिया और खुद से ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। एक आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है स्क्वायर के कॉर्नर पे। इसकी साइड आप मान लीजिए R मान लीजिए। यहाँ पे एक चार्ज है Q, 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 और यहाँ पे एक कैपिटल Q रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं। इन तीनों कॉर्नर पे Q Q चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का और पॉजिटिव है सब, और कैपिटल Q। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q। इस चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल चार्ज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर सम देखेंगे। क्योंकि अगर इंडिविजुअल दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो तो नहीं चेंज होने वाला, इन दोनों चार्जों के बीच में फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट। कितना होगा ये, के क्यू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा, के दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन क्यू क्यू बाई, ये भी आर है ना, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है, आर स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के बीच में देखते हैं, इन दोनों के चार्ज को पहले तो ज्वाइनिंग लाइन लो, और ज्वाइनिंग लाइन से हमें इस डायरेक्शन में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अब ये साइड कितनी होगी, तो आप अगर स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला जानते हैं, साइड रूट टू आर रूट टू, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, क्लास 7 8 की मैथ है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, सब बहुत सिमेट्रिक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अब इनका वेक्टर सम निकालते हैं। चलो इसको हमने बोल दिया, वेक्टर सम पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था तो अगर सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे तो ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में तीनों फोर्स लग रहे हैं। तो इनका वेक्टर सम निकालने का तरीका एक तो ये है कि इनको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सॉल्व करें। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे, इनको रेजोल्यूट करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एफ क्यू, क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स जो है, एक तो ये लग रहा है के क्यू क्यू बाई 2r स्क्वायर। इसका जो कंपोनेंट आएगा कॉस वाला। वेक्टर रेजोल्यूशन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर इस तरह से हमारे पास एक फोर्स दिया गया है और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा दिया गया है,
तो इसका जब रेजोल्यूशन करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, कैसे आता है ये सब? वेक्टर में क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, अगर आपने 11th सही से पढ़ा है तो ये चीजें आपको आती होंगी। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर इसी में ऐड कर देंगे, सब इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस 45। इसका कॉस कंपोनेंट एंगल कितना, 45, तो कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, और इस दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर साइन 45, साइन 45। अब इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, प्लस इधर वाला जो एंगल दिया है उसके साथ जब कंपोनेंट करते हैं तो कॉस थीटा आता है, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा आता है, तो इसकी इधर कंपोनेंट करेंगे तो cos 45 वाला कंपोनेंट आएगा। कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका cos थीटा, cos 45 की वैल्यू हो जाएगा 1/√2। फिर इधर इसका इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा, कितना, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर साइन 45। इन दोनों की वैल्यू देखो सेम है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर साइन 45, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास ये तीनों बचे, ये इसको देखो रेजोल्यूशन, इसको रेजोल्यूट कर दिया हमने, एक तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, अब ये खत्म हो गया। इसको रेजोल्यूट किया, एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट ये खत्म हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए कैंसिल हो गए। अब ये तीनों बचे, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने कितना लिखा है, के क्यू क्यू बाई 2r² प्लस ये वाला फोर्स लिख देते हैं, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस तीसरा वाला कंपोनेंट भी लिख देते हैं, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर √2। इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर देखेंगे, तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा 1/√2 प्लस 1/√2। अब इसके आगे की मैथ आप खुद सॉल्व करिए, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब, ना सॉल्व करना, √2 और 2√2 √2 प्लस, और इसमें भी +2 आएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा +4। ठीक है, ये आपका नेट चार्ज आ जाएगा कैपिटल क्यू पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने बस कूलॉम्स लॉ लगाया है, और बाकी जितनी भी है वेक्टर है, मैथ है। तो अगर आपको फिजिक्स समझनी है ढंग से तो मैथ आनी चाहिए आपको, अगर मैथ नहीं आती है तो आप उस पर मेहनत कीजिए, मैथ में प्रो बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरा चार्ज, दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज अगर हम रखें तो वो इक्विलिब्रियम में उसकी पोजीशन हमें निकालनी होती है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।